प्रिय विद्यार्थियों, यदि 1 मार्च को नागरिक शास्त्र का पेपर बेस्ट तरीके से देना चाहते हैं तो ये सेशन आपका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को देख कर जाइएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन किया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 2025 का पेपर आपका आउट हो गया। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो ये सेशन आपका है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार है ये सेशन। 225 एसआई सेट है प्रिय विद्यार्थियों। कौन सा सेट है? 225 एसआई। जबरदस्त तरीके से इसे देखिए और अपने क्लासमेट पर भी फटाफट शेयर कर दीजिए। 1 मार्च को यदि आप नागरिक शास्त्र में करना चाहते हो अच्छा, तो डीजे सर चैनल से लेना पड़ेगा जरूर आप लोगों को नागरिक शास्त्र का शिक्षा। तो चलिए आइए इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर नागरिक शास्त्र के इस महत्वपूर्ण पेपर को लेकर देखिए, जो बातें लिखी रहती है निर्देश में, नोट में, उन सभी चीजों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कितने शब्दों में लिखना है, कितने वाक्यों में लिखना है, ये सब बातें भी देखिए हैं आपका। चलिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, सेशन को लेकर करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल पेपर है। पूरा फुल डिस्कशन होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। पहला देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन सा ध्रुवीय राष्ट्रों का सदस्य था? देखिए, मित्र राष्ट्र की बात हो गई और ध्रुवीय राष्ट्र की बात हो गई। देखिए ध्रुवीय राष्ट्र में अगर देखा जाए तो जर्मनी, जापान और इटली, ये सभी जो थे वो क्या थे? ध्रुवीय राष्ट्रों के सदस्य देश थे। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी ध्रुवीय राष्ट्रों में जो थे वो जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों लोग थे, ठीक ना। और नेतृत्व के रूप में अगर देखा जाए तो नेतृत्व के रूप में अगर देखा जाए तो जर्मनी का एडोल्फ हिटलर कर रहा था। इटली के बारे में अगर देखा जाए तो बेंटो मुसोलिनी ने किया हुआ था। और जापान का देखा जाए तो हीरोहितो था। तो ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति थे उस समय जिस समय ये युद्ध हुआ था। मित्र राष्ट्रों में देखा जाए तो आप जानते ही हैं कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, आपका रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से थे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हम लोग फटाफट शेयर करते चलिए, तभी मजा आएगा। शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर कोई चीजें आपको अच्छी चीजें आपको मिलती है तो उसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर किया करिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952, वर्ष 1953। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, वर्ष 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 22 दिसंबर 1953 की घटना है, ठीक है ना। और भाषा के आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया था ये, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आप लोगों का। देखिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्यार्थी वही सब के सब पेपर में आए हुए हैं और जबरदस्त तरीके से ये पेपर है आप लोगों का, बहुत ही जबरदस्त है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है आप लोग को, यदि 1 मार्च को बेहतर करना चाहते हैं तो। निम्नलिखित में से कौन सा नेता सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार खान। देखिए विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये एक देखा जाए तो प्रसिद्ध जो थे वो पश्तून स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के बहुत बड़े ये अनुयायी भी थे, इसीलिए इनको देखिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है ना। कि मतलब गांधी जी से मिलता जुलता गुण जो था इनके अंदर था। चलिए चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं हम लोग बहुविकल्पी में। सूचना का अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए वर्ष 1989, 1990, 1992, 1995। देखिए सूचना का अधिकार अगर आंदोलन का शुरुआत देखा जाए तो वर्ष 1990 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1990 में। और अधिनियम जो लागू कराया गया तो ये सन 2005 में कराया गया था। देखिए यहाँ पर किस वर्ष शुरू हुआ, आंदोलन की बात हो रही है तो 1990 में, लेकिन कब से ये लागू हुआ? तो सन 2005 से, ठीक है ना। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत पालिएगा, देखिए दोनों पूछता है। देखिए इसमें पूछा गया है कि कब शुरुआत किया गया आंदोलन, कब से लागू हुआ, ये नहीं पूछा है। चलिए पांचवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष का पहले मतलब जान जाइए सभी लोग कि किसी के पक्ष में ना रहकर बल्कि निष्पक्ष रहना, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं गुट निरपेक्ष। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या अस्तित्व था, ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण चीज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रांस टिटो, गमान अब्दुल नासिर। देखिए ये महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति थे प्रिय विद्यार्थियों, अगर देखा जाए तो ये लोग ही जो थे जिन्होंने की गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए मुख्य रूप से समर्थन दिया था इन लोगों ने ना। ये सभी के सभी जो क्रांतिकारी हैं महत्वपूर्ण रूप से हैं, जिसमें भारत से प्रतिनिधित्व करने का काम जो है, भारत से प्रतिनिधित्व करने का काम जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। जोसेफ ब्रांस टिटो भी थे और गमान अब्दुल नासिर भी थे। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए यूरोपीय संघ, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। देखिए क्या है प्रश्न आप लोगों का,
यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया? देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय गठन अगर देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों वर्ष 1957 में किया गया था, ठीक है ना। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसे हम लोग ईईसी के नाम से भी जानते हैं, इसको 25 मार्च और वर्ष 1957 किया गया था। इसकी स्थापना के लिए अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो रोम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है ना। और 1958 से मुख्य रूप से जो था ये लागू था। गठन कब किया गया था? 25 मार्च 1957 को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रिय विद्यार्थियों अगर देखा जाए पूरे डेट वाइज तो यहाँ देखिए 1914 से 1918 तक, देखिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 1914 से 1918 तक चला था ये। देखिए 28 जुलाई का डेट है प्रिय विद्यार्थियों, ये डेट मत भूलिएगा आप लोग। 28 जुलाई कब है? 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर कब था? 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। 18 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था और 11 नवंबर जो था 1918 को ये समाप्त हुआ था, ठीक है ना। और इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं ना। और ये पहला ऐसा युद्ध था प्रिय विद्यार्थियों जिसमें कि आम नागरिक भी जो थे वो प्रभावित हुए थे ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न आप लोगों का, ठीक है ना। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर राजवाड़े की शासनों ने भारतीय संघ में विलय के लिए जी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसे क्या कहा जाता है? सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, समझौते का ज्ञापन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो 8वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा ना। भारतीय संघ में शामिल होने के लिए जो रजवाड़ों ने शासकों के लिए क्या किया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। विलय पत्र कहे या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहे तो दोनों का मतलब क्या समझिएगा? सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का कारण क्या था? देखिए द्विध्रुवता के अंत का कारण अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो सोवियत संघ का विघटन था, शीत युद्ध का अंत था, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की भूमिका थी, उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। देखिए सोवियत संघ का विघटन भी देखने को मिला इसमें, ठीक है ना। शीत युद्ध का अंत भी देखने को मिला, देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाएगा इसमें। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी इसमें कहीं ना कहीं से थी प्रिय विद्यार्थियों। तो उपरोक्त सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राजनीति में अगर देखा जाए तो विश्व राजनीति में द्विध्रुवता के अंत का कारण क्या था? ये सभी की सभी बातें थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो है बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान था सुभाष चंद्र बोस जी का। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। प्रिय विद्यार्थियों बहुविकल्पी के प्रश्नों को यदि आपने देख लिया है तो थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को जो है अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा आप लोग के लिए कंटेंट जुटाने का प्रयास करता हूं जिससे कि आप सभी लोगों को लाभान्वित कर सकूं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि डीजे सर फैमिली को बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए आप लोग जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करें, ताकि जो है ये एक व्यापक पैमाने पर जो है सभी लोगों तक अपनी जो है लाभों को पहुंचा सके ये जो चैनल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो गुजरात में हुआ था। कहां से हुआ था? गुजरात के सरदार सरोवर बांध से हुआ था। कहां से हुआ था? गुजरात के सरदार सरोवर बांध से हुआ था, ठीक है ना। और उसी बांध के विरोध में देखिए बात हुआ था ना, गुजरात के सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया गया था ये, ठीक है ना। और ये 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू प्रिय विद्यार्थियों? ये मुख्य रूप से जो था सन 1985 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, ठीक है ना। 1985 वाला सन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो था वो सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था गुजरात में और 1985 में हुआ था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा।
12वें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2002, देखिए वर्ष 2002 में गुजरात के दंगों का कारण क्या था? देखिए गोधरा कांड जिसे हम लोग कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें मोदी जी को जो है सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिला इसमें, जो कि हमारे देश के इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं, जो कि उस समय के क्या थे, सीएम थे, यानी गुजरात के सीएम के रूप में थे कौन, नरेंद्र मोदी जी। उसी समय ये घटना घटी थी, ठीक है ना। 2002 में अगर देखा जाए फिर विद्यार्थियों, तो गुजरात में नरसंहार का कारण अगर देखा जाए तो 27 फरवरी 2002 को क्या हुआ, ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थल से लौट रहे जो हिंदू कार सेवक जो थे, जिसे तीर्थयात्री कहा गया, राम सेवकों के रूप में कहा जाए, को ले जाने वाली जो ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस पर हमला किया गया था, ठीक है ना। मतलब ट्रेन जो थी साबरमती एक्सप्रेस पर, जिसे ट्रेन चल रही थी, तो साबरमती एक्सप्रेस जो था तो उस पर हमला कर दिया गया, ठीक है ना। और उसमें ट्रेन का एक जो बोगी था उसमें, ठीक है ना, जिसमें कि राम जो सेवक थे वो लोग जा रहे थे, तो उसमें 59 लोगों का यानी 59 लोगों का जो था वो उसमें जो है उन लोगों को जला दिया गया था ना, आग लगा दिया गया था पूरी ट्रेन को, और 59 लोग जो है उसमें जल के समाप्त हो गए थे। तो आग लगने का कारण जो है विवाद का बहुत बड़ा विषय बना ये, और यही सबसे बड़ा कारण बना गुजरात में दंगे का, ठीक है। बाद में चीफ मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी जी जो थे, जो कि इस घटना पर को बहुत ही व्यापक पैमाने पर जो है इसको संभाला उन्होंने, बड़ी विवेक के साथ, बुद्धि विवेक के साथ। तो देखिए इसमें जो लोग शामिल थे उनके लिए कठोर कदम भी उठाया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। देखिए है तो बहुत सारे, देखिए नीति निर्देशक तत्वों में अगर देखा जाए तो देखिए मैं अगर कुछ बताने का प्रयास करूं तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्या करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध जो है बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच क्या करना है, न्यायपूर्ण संबंध को बनाए रखना। ये महत्वपूर्ण रूप से जो है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहले बताया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते कायम करेगा, ये अनुच्छेद की तहत थी। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति जो है सम्मान जगाने का प्रयास करना, तो ना। और विवाद अगर कोई है, अंतरराष्ट्रीय विवाद है, तो मध्यस्थता द्वारा जो है उनको समाधान निकालने का प्रयास करना या उसके लिए प्रोत्साहित करने का काम करना, ये भी देखिए। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले प्रिय विद्यार्थियों लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से ठोक दीजिए, दबाकर एकदम चैनल पर, ताकि मजा आ जाए एकदम पढ़ने और पढ़ाने का। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए इटालियन पिस्टल से किया गया था इनका मर्डर। महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी प्रिय विद्यार्थियों कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी। किस दिन हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना, 30 जनवरी 1948 को। तो ये 30 जनवरी 1948 को जो है प्रिय विद्यार्थियों गांधी जी को मारा गया था। और दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ था। कहां पर हुआ था ये घटना? दिल्ली के बिरला हाउस में हुआ था। नाथूराम गोडसे नामक जो व्यक्ति थे उनके द्वारा किया गया था, और महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाई गई थी। एक गोली जो था प्रिय विद्यार्थियों उनके सीने में लगा था, और दूसरी और तीसरी जो थी वो उनके पेट में लगी थी, जिसके द्वारा वो उनका तुरंत वहीं पर उनके मुख से निकला हे राम, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। नाथूराम गोडसे जो कि उस समय आरएसएस के प्रमुख थे, उनके द्वारा ही इनका हत्या किया गया था दिल्ली के बिरला हाउस में, ठीक है ना। 3 गोलियां इन पर चलाया गया था, एक गोली इनके सीने में लगी थी और दूसरी और तीसरी इनके पेट में लगी थी। 30 जनवरी 1948 की घटना है, ठीक है ना। ये वही वंदन के लिए जा रहे थे अपना, तो फिर ये हेराम बोले वही इटालियन पिस्टल से इनका प्रिय विद्यार्थियों जो किया गया था हत्या, वो इटालियन पिस्टल था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। महात्मा गांधी जी को देखिए पूरे सम्मान के साथ, भाई बापू पूरे देश के हैं, तो वो तो ये घटना दुखद रही है। यूरो क्या है, यह कब से परिचालन में आई, और उस पर अलग अलग तरीके से लोग अपना वक्तव्य भी देते हैं कि नहीं हाँ क्या गलती है, किसका क्या है क्या नहीं है, वो तो अलग बातें हो गई। यूरो क्या है, यह कब से परिचालन में है, यह परिचालन में कब से आई, ठीक है ना। देखा जाए तो अगर विद्यार्थियों तो यूरो जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो यूरोपीय संघ जो है, यानी ना यूनियन जो यूरोपीय यूनियन के संघ है, यूनियन है, यूरोपीय संघ के देखा जाए तो 27 में से लगभग 20 सदस्य जो हैं उनकी आधिकारिक मुद्रा जो है, देखिए उनकी आधिकारिक मुद्रा जो है वो कौन है? यूरो ही है। और सामूहिक रूप से इसे यूरोजोन भी कहा जाता है। यूरो जो है वो यूरोपीय संघ के जो 27 में से लगभग 20 से 25 जो देश हैं वो यूरो को ही अपना आधिकारिक मुद्रा मानते हैं ना, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन भी
कहा जाता है। जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, साइप्रस हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे तमाम जो कंट्रियां हैं प्रिय विद्यार्थियों जो हैं वो सभी लोग जो हैं वो यूरो को मानते हैं, ठीक है ना। और 1 जनवरी 1999 को जो है यूरो लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और ये शुरू में देखा जाए तो ये अदृश्य मुद्रा था, लेकिन बाद में क्या हुआ है, ये बड़े पैमाने पर जो है प्रिय विद्यार्थियों ये जो है ये प्रचलन में आया, और आज देखिए जो है ये यूरोपीय संघ का जो है आधिकारिक मुद्रा के रूप में काम भी कर रहा है। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए यहाँ पर वर्ष 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा क्या था। देखिए विपक्ष का नारा अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से था इंदिरा को हटाओ, लोकतंत्र को बचाओ, ठीक है ना। इंदिरा को हटाने, इंदिरा गांधी को हटाने की बात हुई थी, और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मुख्य एजेंडा में शामिल किया गया था, ठीक है ना। जनता पार्टी ने क्या किया, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गिराने के उद्देश्य से चुनाव लड़ा था, और इसमें उनको सफलता भी मिली थी, ठीक है ना। तो इंदिरा हटाओ ये महत्वपूर्ण रूप से नारा दिया गया था, और लोकतंत्र को बचाओ, क्योंकि उस समय जो है कुछ जो राष्ट्रपति शासन लागू वगैरह किया गया था, आपातकाल लगाया गया था ना इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उसी सबके विरोध में हालांकि उनका सरकार भी गिरा था, ठीक है ना। तो उस समय जनता पार्टी का सरकार भी बना हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई? ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगनारायण, जो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आता है जो लोग शामिल थे उसमें, आपके उस चुनाव में जो था जनता दल वाले में। आसियान जो क्षेत्रीय मंच है प्रिय विद्यार्थियों की स्थापना जो था वो 25 जुलाई 1994 को, यानी 25 जुलाई को जो था 25 जुलाई 1994 को किया गया था। कब किया गया था प्रिय विद्यार्थियों? 25 जुलाई 1994 को जो है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किया गया था, ठीक है ना। और ये बैंकॉक में हुआ था, और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो सुरक्षा वार्ता के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अहम था, ठीक है ना। आसियान क्षेत्रीय मंच अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो किया गया था प्रिय विद्यार्थियों, आसियान क्षेत्रीय मंच को बनाया गया था, ताकि दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति और सुरक्षा कायम की जा सके, और सभी जो देश हैं एक दूसरे के साथ मिलकर जो है अपना जो कार्य है उसको वो आगे बढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर फटाफट शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए, और दबा कर लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए एकदम जबरदस्त तरीके से क्लासमेट पर अपने, ठीक है ना। और 1 मार्च को जाने से पहले कम से कम 2 से 3 बार जो है इस पूरे सेशन को देखकर जाइएगा। सीटो, देखिए सीटो का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन ना, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन जो है वो सीटो का पूरा नाम है। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो सामूहिक रक्षा के लिए जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था उसी का नाम है सीटो, ठीक है ना। सितंबर 1954 में जो है प्रिय विद्यार्थियों ये जो है सामूहिक रूप से दक्षिण पूर्व के एशिया जो एशियाई देश थे उनके सामूहिक रक्षा संधि के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, ठीक है। सेंटो के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर तो सेंटो के बारे में अगर बात किया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया ये है आप सभी लोगों का सेंटो का नाम। इसे हम लोग केंद्रीय संधि संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रीय संधि संगठन के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है? सैन्य गठबंधन के रूप में है जो 24 फरवरी 1955 को जो है 24 फरवरी 1955 को जो है इसको लाया गया था सेंटो को, ठीक है ना। तो सीटो और सेंटो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे? देखिए प्रिय विद्यार्थियों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये प्रश्न भी जो है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, ठीक है ना, जिनका जन्म जो था वो 5 दिसंबर 1905 को हुआ था, ठीक है ना, श्रीनगर में। 5 दिसंबर 1905 को श्रीनगर के शौरा नामक जो जगह था वहीं पर हुआ था। उनकी मृत्यु जो हुई थी विद्यार्थियों 8 सितंबर 1982 को हुआ था, और श्रीनगर में ही हुआ था, ठीक है ना। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे वो क्या थे? भारतीय राजनीतिज्ञ थे, और जिन्होंने क्या किया जम्मू और कश्मीर की राजनीति में देखा जाए तो बहुत ही केंद्रीय लेवल पर, मतलब बहुत केंद्र में ये नेता थे, ठीक है ना। अब्दुल्ला को देखा जाए मुख्य रूप से तो आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक नेता के रूप में भी माना जाता है, ठीक है ना। तो अब्दुल्ला जी जो थे वो क्या थे? आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक नेता भी
थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो निम्न ओबीसी लगभग जो है वो कितने हैं? 35% हैं। कितने हैं? 35%। ठीक है ना, निम्न ओबीसी जो है वो कितने हैं? 35% हैं। उप वर्गीकरण अगर देखा जाए तो ओबीसी जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो उप वर्गीकरण राज्य स्तर पर देखा जाए तो 11 राज्यों में मुख्य रूप से देखा जाए तो है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पुडुचेरी, केंद्र शासित से पहले से ही लागू किए जा चुके हैं विद्यार्थियों, और भी मतलब तमाम जगहों पर है। तो ये मुख्य रूप से जो है यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए देखिए बहुत सारे संगठन आयोग भी बनाए गए जिसमें कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो है कुछ काम किया जा सके अलग तरीके से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्यार्थियों। देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों यानी लघु उत्तरी प्रश्न जो है भाग 1 में बढ़ते हैं हम लोग। लघु उत्तरी प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ भाग 1 में। तो देखिए यहाँ प्रश्न कौन कौन से हैं आप लोग के? यहाँ पर शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में आए बदलाव का उल्लेख करना है। मंडल आयोग, देखिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे ना, देखिए देखिए ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए देखिए बनाया गया था ना आयोग, मंडल आयोग। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है मंडल आयोग वाला। ये देखिए क्या जापानी प्रभावी रूप से सत्ता में वैकल्पिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए उत्तर पुष्टि करना है यहाँ पर। 1970 में प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की विवेचना करना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही संघर्ष वाला वो समय रहा है। विश्व व्यापार संगठन देखिए WTO, देखिए विश्व व्यापार संगठन में सबसे पहले काम करने वाला कौन था? चाइना ही था। और भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? देखिए तो जम्मू कश्मीर जानते ही आप लोग किस सेंटर में रखा जाता है, हमेशा विवाद के कारण के रूप में लिखी लाते हैं सब उसको। और आतंकवाद भी देखिए मुद्दा के रूप में रहता है, ये हमेशा जो है बढ़ावा देता है पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को। लघु उत्तरी भाग 2 में जो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों ये सभी प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, 27, 28, 29 और 30, इन सभी में मैक्सिमम प्रश्नों का मैं डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है मैंने पूरे के पूरे वीडियो। यदि डीजे सर चैनल पर आप चले गए और डीजे सर का जो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, यदि आप उस पूरे को देख लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं करके आएंगे। तो जितना भी प्लेलिस्ट बनाया गया लगभग 100+ वीडियोज हैं सिविक्स के, तो उन सभी को देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आप बहुत ही बेस्ट करेंगे अपने सिविक्स के एग्जाम में, आपके दिमाग में से एकदम सिविक्स का डर निकल जाएगा। दीर्घ उत्तरी में बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिए दीर्घ उत्तरी में देखिए भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध जो हो गया, पाकिस्तान से भारत के संबंध हो गया, या भारत का जो है चाइना के साथ संबंध हो गया, तो ये देखिए दोनों का जो है मुख्य रूप से अल्टरनेट पर किसी न किसी का हमेशा लगा रहता है, हमेशा आता है प्रश्नों में। विदेश नीति का देखिए प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात किया गया, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सहमति एवं असहमति के मुद्दों की समीक्षा करना। देखिए कहा गया ना पाकिस्तान का भारत के साथ हो गया, भारत का चीन के साथ हो गया। देखिए यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा बांग्लादेश भी देखिए इसमें शामिल है, तो ये भी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो सब मिला जुला कर पेपर आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।